नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के इस अंक में हम बात करेंगे दृष्टि बाधित छात्रों के लिए इस्तेमाल में आसान ब्रेल मैप बनाने की डिजिटल एम्बॉसिंग तकनीक की। बताएंगे कैसे जम्मू संभाग के छोटे किसानों को सफल उद्यमी में बदल रहा CSIR का अरोमा मिशन। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। अब डिजिटल एम्बॉसिंग से तैयार होंगे उन्नत ब्रेल मानचित्र। राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन ने तैयार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मानचित्र निर्माण यूनिट। कश्मीर के बाहर अब पूर्वोत्तर बन रहा है केसर की खेती का केंद्र। सिक्किम में सफलतापूर्वक केसर उगाने के बाद अब DST का उत्तर पूर्वीय प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र पूर्वोत्तर राज्यों में दे रहा है केसर की खेती को बढ़ावा। भारतीय शोधकर्ताओं ने की महामारी प्रसार वाले हॉटस्पॉट्स की पहचान। कोविड-19 के खिलाफ जंग में कारगर हो सकते हैं IIT मंडी द्वारा किए गए अध्ययन से सामने आए सुझाव। और लैवेंडर की खेती कर सफल उद्यमी बन रहे हैं जम्मू के छोटे किसान। दिखाएंगे CSIR IIIM के अरोमा मिशन से जुड़े डोडा जिले के किसानों की सफलता की कहानी। और अब खबरें विस्तार से। देश के दृष्टिबाधित छात्र बहुत जल्द उन्नत तकनीक द्वारा निर्मित ब्रेल मानचित्रों का उपयोग कर सकेंगे। मौजूदा ब्रेल मैप्स की बहुत कम समय में ही पाठनीयता और महसूस करने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एम्बॉसिंग तकनीक का उपयोग कर मानचित्र निर्माण यूनिट तैयार की है। इस तकनीक से क्षेत्रीय भाषाओं में भी विभिन्न राज्यों के ब्रेल मानचित्र तैयार किए जाएंगे, जो उपयोग में आसान और ज्यादा टिकाऊ भी होंगे। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का संस्थान राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन नेटमो विषयगत मानचित्रण और भौगोलिक अनुसंधान की राष्ट्रीय एजेंसी के तौर पर काम करता है। देश की भौगोलिक सीमाओं से लेकर भू संपदा तक हर तरह के नक्शे इसी विश्व स्तरीय संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। हर तरह के नक्शों को बनाने की दिशा में नेटमो ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल मैप भी तैयार किए। 1997 में धातु पर उभारे गए नक्शे से हुई शुरुआत के बाद 10 फरवरी 2017 को अंग्रेजी में ब्रेल एटलस का नया संस्करण जारी किया गया, जिसने इसे काफी लोकप्रिय बना दिया। ये ब्रेल एटलस स्वदेशी हस्तचलित उभरे अक्षर पद्धति से विकसित किया गया था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नेटमो ने अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोत्साहन और समर्थन से पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एम्बॉसिंग का इस्तेमाल कर स्पॉट UV कोटिंग की विधियों के साथ ब्रेल यूनिट विकसित की है, जिसके चलते देश के दृष्टिबाधित छात्र बहुत जल्द विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार उन्नत ब्रेल मानचित्रों का उपयोग कर सकेंगे। हम सिल्क प्रिंटिंग से संसाधित कागज के नक्शे का उत्पादन कर रहे थे, लेकिन वो गुणवत्ता में कम और टिकाऊ नहीं थे और उत्पादन स्तर भी बहुत धीमा था। अब हमने इस डिजिटल समाधान का प्रयोग शुरू किया है। शुरू से अंत तक नक्शा तैयार करने में डिजिटल सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। हम GIS सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्ट्रावायलेट एम्बॉसिंग सॉल्यूशन का उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल उभरे अक्षर की प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें प्रिंटिंग प्लेट, मोल्ड, रसायन और सॉल्वेंट्स की जरूरत नहीं होती है। साथ ही इसमें कोई प्रदूषक या अपशिष्ट भी नहीं निकलता है।
जहां पहले की तकनीक से तैयार मानचित्रों की पठनीयता और महसूस करने की शक्ति कम समय तक ही चलती थी, वहीं इस तकनीक का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ, उपयोग में आसान ब्रेल मानचित्र बनाए जा सकते हैं। मुख्य रूप से विषयगत मानचित्र GIS प्रौद्योगिकी का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाते हैं, जिनकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट शीट से लैमिनेट किया जाता है। इन लैमिनेटेड मैप्स को स्पॉट UV कोटिंग के लिए सही पंजीकरण के साथ एम्बॉसिंग डिजिटल डिवाइस पर रखा जाता है। बाद में AI तकनीक द्वारा 3D अक्षर उभार कर ब्रेल मानचित्र प्राप्त किए जाते हैं। This solution, I hope this technology will help the NATMO team to achieve. मुझे उम्मीद है कि यह तकनीक नेटमो टीम को गुणवत्ता और स्थायित्व के मामले में उत्पादन की गति प्राप्त करने और प्रत्येक दृष्टिबाधित छात्र तक पहुंचने में मदद करेगी। Each and every student. अभी तक हमने कई प्रकाशन प्रकाशित किए हैं। NATMO has published, विशेष रूप से इस तकनीक के साथ and especially with this नेटमो ने एटलस ऑफ इंडिया को हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में प्रकाशित किया है और आने वाले दिनों में हम अन्य क्षेत्रीय भाषाओं जैसे पंजाबी, उड़िया, असमी, गुजराती में भी प्रकाशन करने जा रहे हैं और कुछ राज्यों के नक्शे भी प्रिंटिंग के लिए तैयार हैं। ready to print. 2017 में जारी ब्रेल एटलस को मिली सफलता के बाद नेटमो को हिंदी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में ब्रेल एटलस तैयार करने का प्रोत्साहन मिला था, जिसके बाद देश के लगभग 323 स्कूलों में ब्रेल एटलस को बांटा गया। दृष्टिबाधित छात्रों, शिक्षकों और प्रशिक्षकों को जागरूक कर उनसे मिली प्रतिक्रिया के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों के ब्रेल एटलस तैयार किए गए हैं, जो अब इस आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर ज्यादा तेजी से पूरे भारत में उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुत जल्द आपके रसोई घरों में पूर्वोत्तर का केसर महक सकता है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत उत्तर पूर्वीय प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र उत्तर पूर्व क्षेत्रों में केसर की खेती को बढ़ावा दे रहा है। नेक्टर द्वारा दक्षिणी सिक्किम में सफलतापूर्वक केसर उगाने के बाद अब अरुणाचल और मेघालय जैसे उत्तर पूर्वीय राज्यों में भी इसे सफलतापूर्वक उगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कश्मीर से उत्तर पूर्व तक केसर के इस सफर पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। केसर एक बहुमूल्य मसाला। भारत में इसकी खेती का केंद्र जम्मू कश्मीर रहा है। अब तक यहाँ के ही कुछ क्षेत्रों में केसर उगाया जाता रहा है, लेकिन अब CSIR की प्रयोगशालाओं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थानों के सहयोग से केसर की खेती के अनुकूल दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी केसर को ले जाने की सफल कोशिशें की जा रही हैं। इसी मुहिम में अब DST के स्वायत्त शासी संस्थान उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र नेक्टर के प्रयास भी शामिल हो गए हैं। नेक्टर ने कश्मीर तक सीमित रहे केसर को उत्तर पूर्व राज्य सिक्किम तक पहुंचाने का काम किया है। इस प्रयास के फूल राज्य के दक्षिणी भाग यांगयांग में फूलने भी लगे हैं। कश्मीर की पर्यावरण और जलवायु और उत्तर पूर्व के कुछ स्थानों की स्थिति लगभग समान है, इसीलिए हमने सोचा कि केसर उत्तर पूर्व में क्यों नहीं लगाया जा सकता। हमने कश्मीर के उन जिलों की मिट्टी का परीक्षण किया और फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम के कुछ जिलों की मिट्टी की जांच की। महामारी के दौरान हमने यांगयांग सिक्किम में शुरुआत की। यह परियोजना सफल रही। यांगयांग में जो केसर निकल रहा है वह लगभग कश्मीर के समान ही है, इसलिए अब इसे किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। केसर औषधीय गुणों वाला एक पौधा है। इसके परागण का इस्तेमाल भारतीय व्यंजनों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों में भी केसर की अपनी जगह है, लेकिन सीमित उत्पादन क्षेत्रों के चलते इसकी मांग को पूरा करना मुश्किल पड़ता है। वहीं आयात केसर के दाम और ज्यादा बढ़ा देता है।
नेक्टर ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में कश्मीर जैसी गुणवत्ता और उच्च मात्रा के साथ केसर उगाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। सिक्किम विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान और बागवानी विभाग के सहयोग से यांग के वातावरण और मिट्टी का परीक्षण किया गया। कश्मीर से हवाई जहाज द्वारा केसर के बीज और बल्ब मंगाए गए और फिर पूरी निगरानी के साथ उन्हें उगाया गया। कश्मीर के पंपोर और सिक्किम के यांग की एक जैसी भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु ने साथ दिया। नेक्टर के इस प्रोजेक्ट ने कश्मीर के बाहर केसर की खेती का एक और विकल्प पैदा कर दिया। हमने केसर अभियान के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा और पहले से उपलब्ध डेटा की मदद ली। इनके द्वारा हमने मूल रूप से पीएच, मिट्टी की स्थिति, नमी की स्थिति, ऊंचाई और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों का पता लगाने की कोशिश की। जब हम देखते हैं कि उन जिलों की भूमि से यह पैरामीटर बिल्कुल मेल खा रहे हैं, तब हम किसानों को केसर उत्पादन शुरू करने के लिए अन्य तकनीकी इनपुट प्रदान कराते हैं। अपनी मुहिम में नेक्टर डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला DRL तेजपुर द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चलाई जा रही केसर परियोजना में भी सहयोग कर रहा है। इसके अलावा नेक्टर द्वारा छोटे खाद्य उद्यमों को प्रोत्साहित कर पूर्वोत्तर के अन्य क्षेत्रों में केसर उत्पादन के लिए जलवायु और मिट्टी परीक्षण परियोजना चलाई जा रही है। यह प्रयास केसर उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में काफी सहायक साबित होंगे। देश में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों को कोरोना की तीसरी लहर के तौर पर देखा जा रहा है। कोविड-19 के इन बदलते रूपों के खिलाफ जंग में IIT मंडी के शोधकर्ताओं का एक ताजा अध्ययन काफी काम आ सकता है। शोधकर्ताओं ने महामारी की पिछली लहर और सभी मौसमों में इसकी संक्रमण दर का आकलन कर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। कोविड-19 संक्रमण ने पिछले 2 साल में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि भारत सरकार ने बहुत तेजी से हालात पर काबू किया और देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। लेकिन डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट्स ने एक बार फिर संक्रमण की दर बढ़ा दी है। ऐसे में सावधानी पूर्वक एक मजबूत आपातकालीन योजना बनाने की जरूरत है। इस दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया अध्ययन काफी काम आ सकता है। IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने उन राज्यों की पहचान की है जहां कोविड-19 के प्रसार के लिए सबसे पहले हॉटस्पॉट होने की संभावना है। कोविड-19 और पिछली महामारियों के प्रसार की समीक्षा पर आधारित यह अध्ययन सरकार को नीति निर्माण, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकायों को बेहतर रणनीति बनाने में मदद कर सकता है। कोविड-19 बहुत ही फैटल रहा और इट एक्चुअली लेड टू कोलैप्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इस टाइम हमको बहुत ज़रूरी है कि हम एक रोबस्ट इमरजेंसी प्लान बनाएं जो आने वाले टाइम में हेल्पफुल रहे कंट्री के लिए। तो जो इस रिसर्च में हमने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं और हमने एक ट्रैजेक्टरी बताई है कि किस तरह कोविड-19 इंडिया में स्प्रेड हुआ और इवन पास्ट पेंडेमिक्स कैसे हुए। तो मुझे लगता है कि हमारी रिसर्च काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है इंडिया को और या लोकल बॉडीज़ को स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए फॉर फ्यूचर। 1 अप्रैल से 25 दिसंबर 2020 तक विभिन्न राज्यों के 640 जिलों पर किए गए इस अध्ययन में देखा गया कि भारत में महामारी के हॉटस्पॉट उच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रवास वाले राज्य और बड़े जल निकायों के करीब स्थित जिले रहे हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य कोविड-19 महामारी के हॉटस्पॉट रहे। इन लगभग सभी राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक महत्वपूर्ण कारण है। शोधकर्ताओं ने पिछली महामारियों की समीक्षा की और स्पेनिश फ्लू, H1N1, स्वाइन फ्लू और कोविड-19
के प्रकोपों के बीच सामान्य पैटर्न पाया। इस अध्ययन में यह भी देखा गया कि तापमान और आर्द्रता के मामले में जल निकायों का क्षेत्र के माइक्रो क्लाइमेट पर एक मजबूत प्रभाव है, जिसे आमतौर पर झील प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इस रिसर्च में हमने 640 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया की एनालाइज की और हमने देखा कि कुछ स्टेट्स हैं लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये हमेशा से ही पेंडेमिक के हॉटस्पॉट्स रहे हैं और ये वो स्टेट्स हैं जो जहाँ पे इंटरनेशनल माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ हमने डिस्ट्रिक्ट्स को भी एनालाइज किया है और बेसिकली हमारा रिसर्च उस पे था कि कैसे सीज़न चेंज की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बिकॉज ऑफ वाटर बॉडीज़ उनका टेम्परेचर नेबरहुड के टेम्परेचर से कम हो जाता है, लाइक फ्यू डिग्रीज लेस, 3 to 5 डिग्रीज लेस, और उसकी वजह से वहाँ पे वायरस काफ़ी थ्राइव करता है। शोधकर्ताओं ने उच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दर वाले राज्यों को लक्ष्य करते हुए इन राज्यों से आवागमन की सावधानी पूर्वक निगरानी की जाने की सलाह दी और मॉनसून का मौसम शुरू होने से पहले पानी के बड़े निकायों के पास के जिलों में सख्त एहतियात उपाय किए जाने की अनुशंसा की है। मॉनसून के दौरान इन जिलों में सामने आया बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर दर्शाता है कि इन क्षेत्रों में टीकाकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आईआईटी मंडी के सह प्राध्यापक डॉक्टर सरिता आजाद के नेतृत्व में शोधार्थी नीरज पुनिया के सहयोग से किए गए इस अध्ययन के नतीजे पीयर रिव्यूड जर्नल करंट साइंस में प्रकाशित किए गए हैं। यह पहली बार है जब विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर महामारी के हॉटस्पॉट रहे राज्यों और जिलों की पहचान की गई है। वैज्ञानिकों की यह सलाह भी कोविड-19 पर पूरी तरह नियंत्रण करने में सहायक हो सकती है। जम्मू संभाग में आई पर्पल क्रांति भारत सरकार के किसानों की आय दोगुनी करने के मुहिम का सफल उदाहरण कही जा सकती है। CSIR द्वारा शुरू किए गए अरोमा मिशन ने खासकर डोडा जिले के किसानों को सफल उद्यमी बनाने का काम किया है। जिले के भदरवा क्षेत्र में कई ऐसे किसान हैं जो लैवेंडर की खेती से पहले की तुलना में 4 गुना तक ज्यादा कमाने के साथ अब दूसरे किसानों की आय बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। पेश है ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। पर्पल क्रांति ने जम्मू के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या असर डाला है, ये जानने के लिए ज्ञान विज्ञान की टीम ने दूर दराज गांवों का दौरा किया। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी गाड़ी जाने लायक सड़क मार्ग उपलब्ध नहीं है। पैदल पगडंडियों को पार कर हम पहुंचे डोडा जिले के प्रगतिशील किसान भारत भूषण के गांव लहरोत। आज दूसरे किसानों को लेवेंडर की खेती के गुर सिखा रहे भारत भूषण उन किसानों में से एक हैं जो बिल्कुल शुरुआती समय में सुगंधित पौधों की खेती से जुड़े और CSIR भारतीय संवेद औषध संस्थान जम्मू के सहयोग से लेवेंडर उगाना शुरू किया। सबसे पहले 2010 में IIIM ने यहाँ के फार्मरों को लेवेंडर के बारे में बताया था कि आपको इससे इनकम जो है तो आपकी इनकम ज़्यादा हो सकती है। तो किसी ने भी इन पे भरोसा नहीं किया, लेकिन मैंने शुरुआत की थी उस टाइम IIIM पे भरोसा करके कि चलो इससे हमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वाकई में जब हमें 2 साल बाद इसका जो फ़ायदा मिला वो सिर्फ दुगना ही नहीं था बल्कि 4 गुना फ़ायदा था। 2016 में भारत भूषण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने का मौका मिला और उन्होंने भी इनके प्रयासों की सराहना की। भारत सरकार द्वारा अरोमा मिशन शुरू किए जाने के बाद इस क्षेत्र में तेजी से सुगंधित पौधों की खेती का काम बढ़ा। भारत भूषण को उनके प्रयासों के लिए साल 2020 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 26 नवंबर 2016 को जब मेरा इंटरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हुआ तो उन्होंने भी मुबारक दे के कहा था उस टाइम कि मेरा जो सपना है किसानों की आमदनी दुगनी करने का, तो आप इसको पूरा कर रहे हो और आगे इसको बढ़ाओ। तो उन्होंने उस टाइम से अरोमा मिशन शुरू किया था। पिछले अरोमा मिशन में हमने
ज़्यादा नहीं 600-700 लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाया, जो इससे जुड़े हैं, जिनकी आमदनी 4 गुना बढ़ गई है। तो जब पिछले साल 2020 में मुझे दिल्ली में नेशनल अवार्ड मिला इसके लिए। कभी महज 15,000 रुपए सालाना कमाने वाले भारत भूषण अब लेवेंडर खेती में सफल उद्यमी बन चुके हैं और 3 से 4 लाख तक सालाना कमा रहे हैं। यही नहीं, इस प्रगतिशील किसान ने लेवेंडर की खेती से न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि आसपास के किसानों को भी पर्पल क्रांति से जोड़ने का काम किया। सब जाने अकनी चौक मात, हर एक बेगड़ी लुवंडर लात। सब जाने अकनी चौक मात, हर एक बेगड़ी लुवंडर लात। उन्होंने नर्सरी बनाकर दूसरे किसानों को पौधे उपलब्ध कराए और आज उनकी नर्सरी वैज्ञानिक शोध के साथ अरोमा मिशन में पौधे उपलब्ध कराने में सहयोग कर रही है। मैंने अपनी नर्सरियां बढ़ाना शुरू कर दिया रोड साइड में, अपना ये गांव छोड़कर, क्योंकि गांव में अगर मैं नर्सरी बनाता था पहले तो वो खाली गांव वालों के लिए, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी गांव में वो भी यहाँ से लेते थे, लेकिन रोड साइड से दूर दूर अब हमारा प्लांट जो है वो जा रहा है। तो दूर वाले जो गाड़ियाँ लेके आते तो यहाँ से कहाँ वो उठा के ले जाते, इसलिए मैं रोड साइड अपनी नर्सरियाँ बना रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तैयार करके वो ट्रिपल को दे रहा हूँ और ट्रिपल वाले हमसे खरीद के आगे किसानों को दे रहे हैं। लेवेंडर की फसल आने के बाद डिस्टिलेशन तकनीक द्वारा उसका तेल निकालना होता है। इसके लिए इन दूर दराज क्षेत्रों के किसानों को शुरुआत में काफी मुश्किल आती थी। भारत भूषण ने खुद ऑयल डिस्टिलेशन प्लांट लगाकर क्षेत्रीय किसानों की समस्या को भी दूर किया। हालांकि अब CSIR IIM द्वारा भी क्षेत्र में कई तेल निकालने के संयंत्र लगा दिए गए हैं। पहले दिक्कतें हमें ये आई थी कि इसका ऑयल निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्शन यूनिट नहीं था। पहले मशीन आती थी 2-4 दिन के लिए, फिर वो तेल निकालने के बाद वापस जम्मू में जाती थी। तो लोगों को ये था कि पता नहीं जी आगे काम बढ़ रहा है, हमें ऐसी परेशानियाँ होती रहेंगी, टाइम पे मशीन आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जब मैंने अपनी मशीन एक खरीद के लगा दी एक जगह पे, तो लोगों का भरोसा और भी बढ़ गया कि अब हमारी दिक्कतें जो हैं, परेशानियाँ वो दूर होंगी। तो उस टाइम से फिर ये काम भी ज़्यादा बढ़ गया। भारत भूषण अब सिर्फ किसान नहीं, बल्कि CSIR IIM के वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अरोमा मिशन को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों को जागरूक कर लेवेंडर खेती का प्रशिक्षण देकर भारत भूषण अरोमा मिशन में सहयोग कर रहे हैं। ऐसे प्रगतिशील किसान के सहयोग से CSIR IIM ने खासकर डोडा जिले के ज्यादातर किसानों को लेवेंडर की खेती से जोड़ दिया है और अब इस सुगंधित उद्योग से जुड़े अन्य कारोबार भी यहां तेजी से पनप रहे हैं। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने अब 150 करोड़ से ज्यादा खुराक का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 157.36 करोड़ से ज्यादा टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इन सभी प्रदेशों के पास पिछली जानकारी के अनुसार 15 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रसार के बीच टीकाकरण ही सबसे बेहतर सुरक्षा उपाय माना जा रहा है, जो इस संक्रमण के प्रभाव को कम कर देता है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिए बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75% टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सभी वैज्ञानिक फेलोशिप, अनुदान और छात्रवृत्ति के लिए एक साझा एकल आवेदन का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय मंत्री ने ये प्रस्ताव हाल ही में आयोजित विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के सचिवों की एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान रखा। वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत विभिन्न स्तरों पर छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए छात्रवृत्ति, फेलोशिप योजनाएं चलाई जा रही हैं,
जिनके लिए विभागों की अलग अलग परीक्षाएं, आवेदन और चयन प्रक्रियाएं हैं, जिनके लिए आवेदकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है और समय जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस एकल वेब इंटरफेस से इस क्षेत्र की लागत और समय में काफी बचत होगी। सभी छात्रों को समान अवसर मिलेंगे, साथ ही छात्रों और विद्वानों के लिए विज्ञान शिक्षा में सुगमता लाने में मदद मिलेगी। डीबीटी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बायरैक द्वारा सहायता प्राप्त 2 भारतीय स्टार्टअप्स को विश्व बैंक समूह और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक पुरस्कार से नवाजा गया है। नीरामई हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु ने सभी आयु वर्ग की महिलाओं में एक सरल और निजी तरीके से स्तन कैंसर का प्रारंभिक चरण में पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया था। थर्मलिटिक्स नाम का ये नवीन सॉफ्टवेयर आधारित चिकित्सा उपकरण कम लागत वाला, सटीक, स्वचालित, पोर्टेबल, संपर्क रहित, रेडिएशन और दर्द रहित कैंसर स्क्रीनिंग उपकरण है। वहीं इन एक्सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु को ये पुरस्कार उनके भ्रूण ईसीजी सिग्नल प्रोसेसिंग उपकरण फेटल लाइट के लिए दिया गया है। ये नई पीढ़ी का उपकरण प्रसव के दौरान या 37 सप्ताह के गर्भ के बाद माताओं के निगरानी के लिए भ्रूण ईसीजी सिग्नल एक्सट्रैक्शन पर एआई संचालित फेटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग उपकरण है। ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक अवार्ड इन दोनों स्टार्टअप्स की वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। 14 जनवरी को इसरो प्रमुख डॉक्टर के शिवन का कार्यकाल पूरा हो गया। अब उनकी जगह भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्हें 12 जनवरी को अगले 3 साल के लिए अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष सहित इस पद पर नियुक्त किया गया। 1963 में जन्मे डॉक्टर एस सोमनाथ लॉन्च व्हीकल डिजाइन सहित कई विषयों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सोमनाथ अभी तक तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वो अपने करियर के शुरुआती दौर में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के एकीकरण के लिए टीम लीडर भी रह चुके हैं। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50 सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।